आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारी ज्योग्राफी का वन शॉट विद दिस फर्स्ट चैप्टर, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। अब जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखेंगे ऑब्वियसली उनके लिए ज्योग्राफी जो है वो सब्जेक्ट फेवरेट होगा या फिर उन्हें ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता होगा, तभी आपने ज्योग्राफी को चूज किया है। ठीक है, सो इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन हम लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है, हम लोग क्यों इसके बारे में इतना पढ़ते हैं, क्या ये हमारी रियल लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, अफेक्ट होता है, यही सारी चीजें। ओके, हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट ह्यूमैनिटीज चैनल सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इफ वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी, क्या है, जब भी आप छोटी छोटी क्लासेस से ज्योग्राफी, ईवीएस आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल साइंस, वो सब एक ही है। कैसे, देखिए, द ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल फीचर, ह्यूमन एक्टिविटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, है ना, हर एक चीज के बीच का। अब फिजिकल कैसे, फॉर एग्जांपल कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेटूज हैं, है ना, हम ह्यूमन बींग्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद उनके बीच का रिलेशनशिप है, क्योंकि हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो सब इसी अर्थ के ऊपर करते हैं और अर्थ जो है वो हमारा घर है। Right? Then between them, it helps us to understand how different places are shaped by their natural environment and people adapt to and modify these environments. For example, अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, क्या आज से 15-20 साल पहले ये पॉसिबल था? नहीं था, है ना। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया, चीजों के अंदर बदलाव किए, चेंज किए, जैसे जैसे हमारी नीड थी हमने मॉडिफिकेशन किया, किसके अंदर, उसी एनवायरमेंट के अंदर जिसको हमने अपना घर माना है, यानी कि ये पूरी की पूरी अर्थ। ओके, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज व्हाई स्टडी ज्योग्राफी। अगर मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछूं कि ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत ही क्या है, आप लोगों के मन में भी आता होगा कि यार ज्योग्राफी टफ है, इतना प्रैक्टिकल है, बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ती है, कभी किसी का मेजरमेंट पढ़ो, कभी कहीं बारिश हुई कि नहीं हुई, कहां पर पानी ज्यादा है, कहां पर पानी कम है। इन सारी चीजों का हमारी रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेशन है, क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए, इमेजिन करो, अगर ये अर्थ होती, इसके ऊपर सारे लैंडफॉर्म्स होते, सारी चीजें अवेलेबल होती, लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं होते या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, तो उस पूरे के पूरे फिजिकल एनवायरनमेंट का कोई बेनिफिट, कोई यूज नहीं था। राइट? सो देखिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास, ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। हम लोग एनवायरमेंट से इंटरेक्शन करते हैं, डेली करते हो आप लोग, डे टू डे लाइफ में करते हो। ज्योग्राफी एक्सप्लोर्स हाउ humans interact with their environment. This includes how we can use natural resources, adapt to different climate and create a social and cultural structure. For example, मैं आपको बोलूं कि जब आपके एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो आपका मन करता है कि आप किसी ठंडी जगह चले जाएं। जैसे अभी अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वहां पर बहुत ही, मैं बोल सकती हूँ कि एक्सट्रीम गर्मी चल रही है, तो लोग क्या करते हैं, फटाफट से माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं। कोई मनाली जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई ऋषिकेश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है ना। तो ये क्या है, हम लोग डेली लाइफ में ह्यूमंस का इंटरेक्शन हो रहा है एनवायरमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स हैं तो वो इंटरैक्ट करेंगे, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे जिस उस अर्थ का एक मीनिंग निकल सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंजेस ओवर टाइम। अब यहां पर बात आ गई एक तरीके से हिस्ट्री की। आपको क्या लगता है कि ज्योग्राफी चेंज नहीं होती, मतलब ये जो अर्थ जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, जिसे हम अपनी धरती माँ, जिसे हम अपना घर बोलते हैं, क्या ये कभी चेंज नहीं होती? नहीं। आज अगर मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, हम लेक्चर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर चेंज हो रहा होगा। समझ रहे हैं? So, geography help us to understand how places and people have changed over time due to the various factors such as technology advancement, environmental changes and cultural development. आप देखिए, क्या पहले के जमाने में हम लोग इंटरनेट यूज किया करते थे? नहीं करते थे, किसी को पता ही नहीं था। क्या पहले मोबाइल फोन्स हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे। प्रिमिटिव सोसाइटीज की अगर हम बात करें, प्रिमिटिव सोसाइटी मतलब कि बहुत पुराने वाले लोग, है ना, उस टाइम पर तो ये सब चीजें नहीं थी। बट धीरे धीरे हमने क्या किया, हमने ग्रो किया, हमने उसके बारे में नॉलेज ली, जैसे जैसे हमें नॉलेज मिली तो हमने चीजों के अंदर चेंज करना शुरू किया। दैट्स व्हाई ज्योग्राफी जो है चेंजेस ओवर टाइम। राइट? नेक्स्ट है हमारे पास मैपिंग एंड विजुअलाइजिंग। अब यहां पर थोड़ा सा काम आ जाता है हल्का फुल्का सा मैथ्स का। बोलोगे कि ह्यूमैनिटीज में भी मैम मैथ्स ले आए, अरे कोई नहीं, थोड़ा सा ही है, इसीलिए बोलती हूँ कि ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपको ऐसा लगता होगा कि ज्योग्राफी साइंस से नहीं कनेक्ट है या फिर साइंस ज्योग्राफी से कनेक्ट नहीं है, नहीं, हर एक सब्जेक्ट कनेक्ट है। और स्पेशली अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर एक सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपकी बायो में जोलॉजी हो, चाहे आपका बॉटनी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक सब्जेक्ट में क्या है, इसका लिंक है,
पढ़ेंगे अभी हम। एक बहुत बड़ा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। चलिए सो पहले मैपिंग और विजुअलाइजेशन को समझते हैं। ज्योग्राफी टीचेस अस हाउ टू रीड एंड क्रिएट मैप्स। पता होगा आपको, हमेशा से मैप के क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी में ही पूछे जाते हैं। टॉपो शीट्स आपने सुनी हो, टोपोग्राफी अगर आपने सुना हो, गूगल मैप्स जो आप यूज करते हो, उन हर एक चीज के पीछे क्या है, ज्योग्राफी है ना। एंड which are essential for understanding the earth surface and their relationship between different places, है ना। अभी आपको कहीं जाना है, कहीं कुछ पता करना है, जैसे मान लो अभी हम बैंगलोर में हैं और हमें चेन्नई जाना है, तो हम झट से इंटरनेट पर लिखेंगे, मैप पर लिखेंगे कि हमें चेन्नई जाना है, दिखाओ कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, तो वो आपको सारी चीजें आपके सामने लाके रख देगा। तो क्या है, हम लोग यहाँ से समझ भी पा रहे हैं कि किसी अगर पर्टिकुलर प्लेस पर हमें जाना है तो उसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या हमारे पास डिस्टेंस जरूर हो सकता है, राइट। मॉडर्न टूल्स लाइक जियोग्राफिक इंफॉर्मेटिव सिस्टम्स एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी एनहेंस और मैपिंग स्किल्स। और इसमें क्या है, हमने धीरे धीरे चेंज किया, चेंजेस ओवर टाइम। पहले हम हाथ से ड्राइंग किया करते थे, अब हम कंप्यूटर से बना लेते हैं, सिंपल, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग बहुत चीजें करते हैं, आपको पता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हम लोग पेड़ काट देते हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, आप लोग न्यूज वगैरह जरूर सुनते होंगे, नहीं तो सोशल मीडिया से पता चल ही जाता है। तो ज्योग्राफी का डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, ज्योग्राफी equips us with the knowledge and skill to contribute to the national development efforts by understanding spatial pattern and planning effectively। अब देखो, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जो आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, तो क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। क्या, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यही चीज बताई जा रही है कि अगर डेवलपमेंट भी करना है तो हमें उसकी प्लानिंग बहुत इफेक्टिवली करनी होगी। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी प्लान करके डेवलपमेंट कर देंगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो हम ह्यूमन बींग्स को ही क्या करने होंगे, हमें ही अफेक्ट करेंगे, क्योंकि हम ही तो है जो उस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, हम ही तो है जो उस एनवायरमेंट को यूज कर रहे हैं, राइट, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं द अर्थ अवर होम। हम लोग जानते हैं धरती हमारी माँ, आप लोगों ने डायलॉग मूवीज में भी सुना होगा, तो वही बात यहाँ पर है। द अर्थ इज नॉट जस्ट अ प्लैनेट, इट्स अवर होम एंड होम काउंटलेस अदर लिविंग बीइंग्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस का ही होम है, अलग अलग आप देखो कितने हमारे एनिमल्स हैं, हमारे फ्लोरा फौना, सबका घर यहीं पर है ना। इट्स सरफेस इज डाइवर्स विद वेरियस फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेन, रिवर एंड ओशन। अब इन सारी जगहों पर भी अलग अलग फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने माउंटेन्स का आपको बताया था, गर्मी लग रही है, चलो जी पहाड़ों पे चले जाते हैं। प्लेन रीजन है जहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है। रिवर्स हैं जहां के आसपास अगर रिवर होगी तो वहां पर पानी की कभी हम बोल सकते हैं कि कमी नहीं होगी। एट द सेम टाइम वहां पर भी इरिगेशन, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है। एंड ओशंस, तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में समझते हैं। माउंटेन क्या है, हाई रॉकी एरिया दैट कैन बी चैलेंजिंग टू लिव इन बट ऑफन हैव वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जिसके बारे में लोग कदर नहीं करते हैं और पहाड़ों पर जाते हैं और उसको गंदा करके आ जाते हैं। प्लेन क्या है, प्लेन एरिया आप लोग जानते हैं जहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है। क्यों, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन इजी है, वहां पर एग्रीकल्चर इजी है, तो जहां पर आपको जॉब मिलेगी, जहां आपको खाने के लिए चीजें इजीली अवेलेबल हैं, आप वहीं पर रहना पसंद करते हैं। सो प्लेन इज अ फ्लैट ओपन एरिया दैट आर यूजुअली गुड फॉर फार्मिंग एंड सेटलमेंट्स। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स। रिवर्स आप जानते हैं पानी के बिना अधूरे हैं हम लोग। फ्लोइंग बॉडीज ऑफ वाटर दैट प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज के लिए। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट दैट इज ओशन। लार्ज मतलब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पानी है। लार्ज बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ एंड आर क्रूशियल फॉर क्लाइमेट रेगुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि आप देखिए मरीन लाइफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग जब बोलते हैं ना कि हम लोग पानी को पल्यूट कर रहे हैं, हम लोग समुद्रों को पल्यूट कर रहे हैं, रिवर्स हमारे पल्यूट हो रहे हैं, तो इससे ऐसा नहीं है कि रिवर के ऊपर या सिर्फ बाहर के लोगों को कुछ ना कुछ अफेक्ट है। रिवर के अंदर, पानी के अंदर जो एक बायोडाइवर्सिटी है, जो एक बायोस्फीयर बना हुआ है वहां के स्पीशीज का, वो भी कहीं ना कहीं हार्म होता है और एक्चुअली में उनकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, क्योंकि हम लोग वहां पर पल्यूट कर रहे हैं। सोचो आपके घर में कोई आए और आपके घर को गंदा कर दे और जिससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है ना हमारे एनवायरमेंट के लिए, राइट। चलिए सो धीरे से क्या है, फिजिकल फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, बहुत अलग अलग फीचर्स हैं, अभी हमने सिर्फ छोटे से 4 देखे थे। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो वी हैव माउंटेन, हिल, वैली, प्लेन, प्लेटू, ओशन, लेक्स, डेजर्ट एंड वाइल्डरनेस एरियाज। ठीक है, दीज फीचर्स आर नॉट यूनिफॉर्म एंड वेरी प्लेस टू प्लेस। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करोगे तो भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा मतलब हर जगह इक्वल है। अगर हम बात करें, अब हिमालयाज जो हैं वो हमारे
इंडिया में और नेपाल में। और अभी तो नेपाल देख लो आप, थोड़ा सा मतलब कर रहा है चीजें जब से नए पीएम आए हैं, बट ठीक है कोई नहीं, देखते हैं कब तक होगा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जितने भी हमारे पास फिजिकल फीचर्स हैं, दे आर नॉट यूनिफॉर्म, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। डेजर्ट एरिया कहीं पर है कहीं नहीं है, कहीं पानी इतना अवेलेबल है और कहीं पर चिंदा सा भी पानी नहीं है, राइट। तो these physical features influence how people live, work and interact with their environment। और यही चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपसे सिंपली एक सवाल पूछूं कि माउंटेन पे जो लोग होते हैं, है ना, जो लोग माउंटेन्स के आसपास या हिली एरियाज के आसपास रहते हैं, उनके रहने का तरीका क्या होगा, डिफरेंट होगा। उनका जो कल्चर होगा वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, है ना। जो लोग, अगर मैं आपको बोलूं डेजर्ट एरिया में रहते हैं, उनके रहने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, बेसिकली उनका जो कल्चर है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। तो यही चीज आपको बताई जा रही है कि हम अगर बात करें फिजिकल फीचर्स की, तो फिजिकल फीचर्स पर ही हमारी लाइफ डिपेंड है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ, अपना वर्क बैलेंस, ये सारी चीजें हम लोग उसी की मदद से कर पाते हैं। सिंपल, कुछ नहीं था, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, फिर भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी। क्या कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, क्या लगता होगा, छोटी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। जब आप अर्थ को देखते हो, अर्थ घूम रही है, दिन हो रहा है, रात हो रही है ना, साल बदल रहा है, ये सारी चीजें तो यही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो होम इनहेबिटेंट, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई हमारा घर है, और सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ही नहीं, बहुत सारी स्पीशीज का भी अर्थ घर है ना। सो अर्थ इज अवर होम इनहेबिटेंट फॉर मेनी स्पीशीज, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स लाइक दीज माउंटेन रेन क्रिएट वेरिड एनवायरमेंट वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, है ना, अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है सब रहते हैं। जिसको लगता है, जैसे अगर पोलर बियर्स की बात करें तो पोलर बियर कहाँ रहते हैं, ठंड में रहते हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे आपको, लद्दाख एरिया में मिलेंगे, सिंपल है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल फीचर जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़े। फिर है हमारे पास ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट में क्या आता है, ह्यूमन हैव बिल्ड सिटीज। अब आपने ये जो शहर बनाया है, ये कहाँ बनाया है, क्या आपने अपने सपनों में बनाया है, क्या आपने अपनी इमेजिनेशंस में बनाया है, नहीं, हमने किसके ऊपर बनाया है, लैंड के ऊपर बनाया है। और ये जो लैंड है ये हमें किसने दिया है, ये हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, यानी कि ये एनवायरमेंट है, इट्स अ टाइप ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट जो हमें प्रोवाइड कराया गया है नेचर की तरफ से। अब हमने उसके ऊपर सिटीज बनाई, चाहे हमने उसके ऊपर रोड्स बनाए, चाहे हमने रेलवेज बनाए, पोर्ट बनाए, मार्केट्स बनाई, दीज हेल्प इन ट्रेन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसी से कहीं ना कहीं हमने अपनी लाइफ को और बेहतर किया है, अपने आप को और धीरे धीरे जो है वो डेवलप किया है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरैक्शन ऑफ नेचर एंड सोसाइटी। कैसे है नेचर और सोसाइटी का इंटरैक्शन, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सिंपल है, नेचर सपोर्ट्स ह्यूमन एक्टिविटीज। कैसे, जैसे मान लीजिए कि पहले हिमालयाज में या माउंटेन्स में डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स उतने नहीं हुआ करते थे, बट आज के टाइम में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत इजीली हॉस्पिटल्स अवेलेबल हो जाएंगे, डिस्पेंसरीज मिल जाएंगी। तो ये क्यों है, क्योंकि हम टाइम के साथ आगे गए हैं, चेंजेस ओवर टाइम, याद आ रहा है ना। सो वही चीज है कि फर्टाइल प्लेन हेल्प फार्मिंग। जो फर्टाइल प्लेन है, जहां पर रिवर है, इजीली फ्लैट एरिया है, वहां पर फार्मिंग हम कर सकते हैं, है ना। जो रिवर्स है वो हेल्प करती है किसमें, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड में, किसकी मदद से, वाटर ट्रेड की वजह से। आप जाते हो ना, शिप से जाना एक जगह से दूसरी जगह, शिप से सामान को हमें भेजना, ट्रेड करना, एंड लीडिंग टू सेटलमेंट डेवलपमेंट। और जिस हिसाब से जो है फिजिकल फीचर होता है, उसी हिसाब से हम लोग जो है अपना सेटलमेंट बनाते हैं। आप माउंटेन्स पर जाइए, आपको अलग टाइप के घर मिलेंगे, आप कोस्टल रीजन्स पर आ जाइए, आपको घर बहुत अलग टाइप के मिलेंगे, आप प्लेन एरिया में चले जाइए, आपको सेटलमेंट्स अलग तरीके के दिखेंगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन का मतलब ये कि कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्या क्या चीजें हैं जिसके बिना हमारा रहना पॉसिबल नहीं है, या फिर अर्थ का होना ना होना कोई काम का नहीं है, ठीक है। सो ज्योग्राफी स्टडीज स्पेशल इंफॉर्मेशन लाइक लोकेशन पैटर्न सिमिलर टू हाउ हिस्ट्री स्टडीज टाइम। याद करो, हिस्ट्री जब पढ़ते हो और जब बुरा लगता है तो यही चीज आती है कि यार हिस्ट्री में डेट्स याद करनी पड़ती है, कितने टाइमलाइन याद करें, कौन सा राजा, कौन सी रानी, कब आए, कब चले गए, यही होता है ना। तो ऐसे ही ज्योग्राफी में भी आप बहुत सी स्पेशल इंफॉर्मेशंस पर फोकस करते हो। फॉर एग्जांपल लोकेशन क्या रही होगी, क्या पैटर्न रहा होगा जिससे हम लोग चीजों को समझ सके। दैट फॉलोज होलिस्टिकली अप्रोच सीइंग वर्ल्ड एज एन इंटरकनेक्टेड ग्लोबल विलेज। इसीलिए क्या है, इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। क्यों, क्योंकि हम आपस में इंटरकनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है। आप अगर आज चाहो कि नेचर को और ह्यूमन बींग्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग बींग्स को अलग कर सको, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम उनके बिना अधूरे हैं, वो हमारे बिना अधूरे हैं,
सिंपल, ठीक है। देन फॉर बेटर ट्रांसपोर्ट हैज रिड्यूस डिस्टेंस एंड इंक्रीज एसेसिबिलिटी। कैसे? हमने भाई क्या बनाया, एरोडायनामिक्स निकाल के हमने जो है एरोप्लेन्स बनाए, जिसकी वजह से हमारा टाइम जो है वो बहुत कम लगने लगा, हमने रिड्यूस कर दिया। समझ रहे हैं? देन टेक्नोलॉजीज, हमने आईटी पे काम किया, हमने मीडिया प्रोवाइड्स मोर डेटा फॉर एनालाइजिंग, है ना, हमने इन चीजों को बनाया जिससे हम लोग और बेहतर कर सके लाइफ में। आज देख लो ऑनलाइन क्लास इंटरनेट के थ्रू ही हो पा रही है ना। देन हेल्प्स इन ट्रैकिंग नेचुरल इवेंट्स, इकोनॉमी एंड सोशल ट्रेंड्स, कि भाई सोशली क्या चीजें चल रही है, क्या नहीं चल रही, कहां पर क्या फेमस है, कहां पर क्या फेमस नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन जिसको हम सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं वही हमें बताता है। देन कनेक्टेड विद नेचुरल एंड सोशल साइंसेस टू अंडरस्टैंड रियलिटी। क्यों हम लोग छोटी क्लासेस में इस सब्जेक्ट को सोशल साइंस बोलते हैं? बिकॉज हम लोग साइंस, सोशल, जो आसपास हमारे चारों तरफ जो चीजें हो रही हैं साइंस से रिलेटेड हो या सोशली हो, वो सारी की सारी आपकी इसी सब्जेक्ट में आपको इसीलिए पढ़ाई जाती है, और दैट्स व्हाई वी कॉल दिस सोशल साइंस। समझ रहे हैं? सो फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिनोमिना, ये वो रिलेशनशिप है जो कि आपके फिजिकल एनवायरमेंट और ह्यूमन बींग्स या फिर लिविंग बींग्स के बीच में है। एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग हेल्प इन सीइंग द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, और इसी की मदद से हम लोग जो है कंप्लीट पिक्चर देख पाते हैं किसका, इस वर्ल्ड का। आप कहीं भी चले जाइए, इंडिया तो छोड़ो, आप किसी कंट्री चले जाइए, आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग फीचर्स, अलग अलग फिजिकल एनवायरमेंट और उनके रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन तरीके से इस फिनोमिना को आप लोग समझ पाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं ज्योग्राफी का हिस्ट्री पर क्या इन्फ्लुएंस है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, चलिए थोड़ा सा चलते हैं। आपने देखा हो हमारे इंडिया के ऊपर जब भी अटैक हुआ है तो कहां से हुआ है? आप याद करो, कौन से एरिया से हुआ है? इस एरिया से हुआ है। दिस एरिया इज नॉर्थ वेस्ट, है ना। इतने जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर वो हमेशा नॉर्थ वेस्ट साइड से हुए हैं ना। मिडिल ईस्ट से आया कोई, कोई कजाकिस्तान से आया, कोई अफगानिस्तान से आया। लेकिन अगर आप देखेंगे ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है हमारा, यहां से कभी भी मतलब हमारे ऊपर अटैक नहीं हुआ। इसका एक मेजर रीजन क्या है? क्योंकि माउंटेन्स यानी कि जो हमारे हिमालयज हैं वो एक्ट एज अ बैरियर, वो एक प्रोटेक्शन की तरह हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो हमें यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अब इस चीज के लिए क्या आपको ज्योग्राफी नहीं समझनी चाहिए थी? आप बताइए खुद, क्या यहां पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का लिंक नहीं हो रहा? कि अगर मैं किसी को बता रही हूं हिस्ट्री में कि हमारे इंडिया में जितने भी इन्वेजन्स हुए वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट से हुए, क्यों? क्योंकि वहां पर पहाड़ नहीं है, वहां का एरिया इजी है, वहां से कोई इजीली किसी दूसरी कंट्री में एंटर कर सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो लोग आए तो वो इस डायरेक्शन से आए, ना कि इस डायरेक्शन से। क्यों? क्योंकि यहां पर तो हिमालयज एक्ट एज अ बैरियर। सिंपल। सो देखिए यहां पर यही चीज बताई गई है आपको कि स्पेशल डिस्टेंस हैव हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट इवेंट्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, ओशन एंड कोस्टलाइन हैव शेप्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। याद करो, कोस्टलाइन से याद कीजिए, यहां पर क्या ब्रिटिशर्स कैसे आए थे हमारे यहाँ? समुद्र से, है ना। अगर हमारे यहाँ पर सी नहीं होता, हमारे यहाँ पर ओशंस नहीं होते, या हमारा जो इंडिया है वो इस तरीके से पेनिनसुलर नहीं होता जहां पर एंटर करना इतना इजी होता, तो क्या ब्रिटिशर्स कभी आ पाते? नहीं आ पाते। तो अगर मैं किसी को बता रही हूँ कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर कोस्ट मतलब कोस्टल एरियाज की मदद से आए, दैट मीन्स कि भाई मैं उसको ज्योग्राफी के बारे में बता रही हूँ एज वेल एज आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस ध्यान से सुनते जाइएगा। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन डिफरेंट रीजन हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ऑल्टरिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। यही जो मैंने आपसे बात की, आप अगर किसी को बताओगे तो ऐसे ही तो बताओगे ना कि वहां से क्यों नहीं आए, क्योंकि वहां पर हिमालयस थे, है ना। हिमालय से नहीं कोई अटैक कर पाएगा भाई, ऊपर से उतर के कहां, पहले हिमालय चढ़ो तो फिर तो उतरोगे, है ना। देन फॉर एग्जांपल हिमालयस एक्टिंग एज अ बैरियर और सी कोस्ट फैसिलिटिंग ट्रेड एंड कॉन्टेक्ट इलिस्ट्रेट ज्योग्राफी इंपैक्ट्स ऑन हिस्ट्री। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया वही एग्जांपल यहां पर लिखा है, ठीक है। तो ये डायग्राम से आप लोग और बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं दैट इज टेम्पोरल डायमेंशंस इन ज्योग्राफी। टेम्पोरल डायमेंशंस की टाइम के साथ कैसे कैसे चीजें चेंज हुई हैं। तो जैसे हमने टेक्नोलॉजी की बात की, तो टेक्नोलॉजी भी तो चेंज हुई है ना। पहले नहीं था, फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाती थी। सो ज्योग्राफी फिनोमिना इवॉल्व ओवर टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड टेम्परली। दैट्स व्हाई चेंजेस इन लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कल्चरल फॉलो हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरीज। कैसे? अगर मैं आपसे बात करूं कि आज जो है कर्नाटका का क्लाइमेट कुछ और है, हो सकता है 10 साल के बाद कर्नाटका का क्लाइमेट बदल जाए, कुछ और हो जाए, मतलब चेंजेस
चेंजेस ओवर टाइम, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ऐसी वेजिटेशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, मेघालय में मिलेंगे, आसाम में मिलेंगे, जहां पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है। लेकिन टाइम के साथ ये चीजें चेंज हो रही है, बट हम इसको पता कैसे कर पा रहे हैं, ज्योग्राफी की हेल्प से, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे हो रही है, अगर कहीं पर इंडस्ट्री लग रही है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कहीं पर इंडस्ट्री लगाई गई, तो इंडस्ट्री अगर मान लो किसी आयरन और स्टील की इंडस्ट्री अगर लगाई गई है तो वो कहां लगाई जा रही है, वो लगाई जा रही है जहां पर माइनिंग हो सके, जैसे कि हमारा छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये हमें कैसे पता चला, ज्योग्राफी की हेल्प से पता चला कि हमें इंडस्ट्री कहां लगानी है, वहां लगानी है जहां पर वो अवेलेबल हो, जहां पर उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। सिंपल है, राइट। सो डिसीजंस बाय इंस्टीट्यूशंस एट सर्टेन पॉइंट इन अ टाइम इन्फ्लुएंस ज्योग्राफिकल फीचर्स व्हिच कन्वर्टिंग टाइम इनटू स्पेस एंड वाइस वर्सा हेल्प्स अंडरस्टैंडेबल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस। इसीलिए तो आप लोग देख पाते हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक इंडस्ट्री लगाई वहां पर, अब मैं आपको बोलूं कि आपको एग्रीकल्चर करना है, आपको बढ़िया सी फार्मिंग करनी है, किसकी, राइस की, तो आपको पता है राइस जो है वो वाटर इंटेंसिव है, यानी कि राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो आप राइस के लिए फार्मिंग कहां करोगे, जहां पर पानी बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होगा। ये चीज हमें किसने बताई, ज्योग्राफी ने बताई। कोई ऐसे थोड़ी अंकल जी आए और हमको बताकर चले गए, अगर अंकल जी आके बताकर गए तो उनको भी ये चीज ज्योग्राफी ने पढ़ाई है। ठीक है। सो टाइम इज कंसीडर्ड द फोर्थ डायमेंशन इन ज्योग्राफी अलोंगसाइड द स्पेशल डायमेंशंस। और टाइम जो है वो बहुत, मैं बोल सकती हूँ कि इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं आपके किसके, ज्योग्राफी के अंदर, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। अब इसके लिए ना एक डायग्राम आपको आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिखेगा। तो पहली बात तो ये कि उस डायग्राम को देखकर डर मत जाना, क्योंकि उस डायग्राम को अभी एक एक लाइन में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी लेकर बैठना जब भी आप इसको देखेंगे। देखिए क्या है, ज्योग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। कैसे, इसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, नंबर 1 सिस्टमैटिक एंड नंबर 2 इज रीजनल ज्योग्राफी। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, दैट स्टडीज फिनोमिना ग्लोबली एंड फाइंड पैटर्न। क्या किया हमने, फिनोमिना को पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ लिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज व्हाट, इट्स अ फिनोमिना, ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। और इसका जो पैटर्न रहा है कि कितने टाइम से कैसे कैसे चेंज हो रही है, क्या है, ये सारी चीजें हमने पता कर ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वर्ल्ड वाइड। लेकिन रीजनल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, दैट स्टडीज ऑल फीचर्स विद इन अ स्पेसिफिक रीजन। किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, मान लो इस रीजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर रीजन में क्या क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ का लैंडफॉर्म क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का क्लाइमेट क्या है, यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, यहाँ पर हम फार्मिंग कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकते हैं कि नहीं, एंड एक्सेट्रा। मतलब जितने भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जितने भी ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज हो सकते हैं उस पर्टिकुलर रीजन के, सो वो हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, रीजनल के अंदर। और किसी फिनोमिना को, और वो क्यों हुआ है, वाई, कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई है, क्या फैक्टर्स उसके पीछे काम कर रही हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के अंदर। सिंपल है, तो एक एक करके सबको फटाफट से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहला है हमारे पास सिस्टमैटिक में फिजिकल ज्योग्राफी, एज द नेम सजेस्ट, फिजिकल लैंडफॉर्म्स। कैसे, आप देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, देयर फॉर्मेशन एंड चेंजेस, जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा, लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा आपने। आपको सिर्फ ये पढ़ने की जरूरत है, इसमें कुछ भी घबरा मत जाना कि कोई कॉन्सेप्ट या कुछ नहीं, ये आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि ज्योग्राफी आपको क्यों पढ़ना है, आगे के चैप्टर्स आप कैसे पढ़ोगे वो है ये, ठीक है। देन है हमारे पास क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें आप एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। देन वी हैव हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है बच्चा, वाटर। आपने छोटी छोटी क्लासेस में जरूर सुना होगा, हो सकता है भूल गए हो, कोई नहीं। वाटर मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सॉइल ज्योग्राफी में ऑफकोर्स आप किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कैसे उसकी फर्टिलिटी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, ये सारी चीजें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हो आप, यानी कि ये आप 12th में पढ़ोगे, फर्स्ट बुक आपकी इसी पर डिपेंडेंट है, जिसमें आप सोशल और कल्चर ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि कैसे हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम उसको समझेंगे, क्या क्या चीजें हो सकती, क्या कल्चर है उनका। देन हम पॉपुलेशन और सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एज इट इज चैप्टर है आपके क्लास 12th में, ध्यान रखिएगा, है ना, कि पॉपुलेशन कितनी किस
किसकी है, तो कहां पर किस तरीके का सेटलमेंट है, लोग कैसे रहते हैं। देन वी हैव इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे देश का अगर डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेड में अगर हम आगे जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। देन हम लोग हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, जो पास्ट में चीजें हुई हैं उनको आज की चीजों से रिलेट करके और फ्यूचर में वो किस तरीके से रहने वाली हैं, फ्यूचर में उसका पैटर्न किस तरीके का रहेगा वो हम देखते हैं। देन वी हैव पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम क्या करेंगे, देख रहे हो ना सारे सब्जेक्ट कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि बाउंड्रीज अभी हमने बात की थी, है ना, इलेक्शंस, है ना, उसके बाद स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रीजंस के बारे में जो है हम लोग समझते हैं। देन वी हैव बायो ज्योग्राफी। अब देखा आ गया ना साइंस, देख लो साइंस वाले बोलते हैं कि हम तो ह्यूमैनिटीज से बहुत अलग है, बता देना अपने सारे फ्रेंड्स को जाकर कि नहीं है। The interface between physical geography and human geography is led the development of biogeography। कैसे, देखिए सिंपल समझिएगा, जब हम साइंस में बॉटनी पढ़ते हैं, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हो, यही तो देखते हो कि किसी प्लांट का क्या स्पेशल पैटर्न रहा है, नेचुरल वेजिटेशन की बात हो या फिर उनके हैबिटेंट्स की बात हो। ऐसे ही मैं बात करूं जू ज्योग्राफी में क्या है, आप स्टडी करते हो किसी स्पेशल पैटर्न को, ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड देयर हैबिटेंट, तभी तो जू बोला जाता है, जू जाते हो ना, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं। देन वी हैव इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। आप पढ़ते हो साइंस के अंदर कि अगर इकोसिस्टम बनाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें लिथोस्फीयर चाहिए, हमें जो है हाइड्रोस्फीयर चाहिए, हमें एटमॉस्फेयर चाहिए, तभी तो एक बायोस्फीयर बन के इकोसिस्टम बन पाता है जहां पर लोग और लिविंग बींग्स रह पाते हैं। सो दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज। एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जो आप लोग छोटी क्लासेस में ईवीएस के तौर पर पढ़ते हो, दैट कंसर्न्स वर्ल्ड्स ओवर लीडिंग द रियलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज लैंड डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन, कंसर्न फॉर कंजर्वेशन। मतलब कि ये जो हमारा धरती है, इस एनवायरमेंट को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना, उसको लेके क्या एक रियलिटी चेक हम देख सकते हैं, एक्चुअली में वो क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आप लोग एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट आती है हमारे पास बेस्ड ऑन रीजनल। रीजनल में हम क्या कर रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। सो इसके अंदर हमें क्या है, अलग अलग तरीके से पढ़ना है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के स्टडी के बारे में, है ना, प्लानिंग किस तरीके से होती है, उसका डेवलपमेंट क्या है और उसका एनालिसिस किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं फिलॉसफी ज्योग्राफिकल। ओहो, मैं बोलोगे मैम कितने बड़े बड़े टर्म्स बोल रहे हो, कैसे याद होंगे, कुछ याद नहीं, बस माइंड में बैठा लो, ठीक है। फिलॉसफी क्या है, थॉट, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी, है ना, ह्यूमन किस तरीके से लैंड के साथ इंटरेक्शन किया और वहां पर उसने क्या क्या चेंजेस किए, सिंपल। देन है मेथड और टेक्निक, किस मेथड की मदद से, कार्टोग्राफी यानी कि मैप्स, इंक्लूडिंग कंप्यूटर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, फील्ड सर्वे मेथड दैट इज जियो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्राइजेस टेक्निक्स सच एज रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस एक्सेट्रा। जीपीएस यूज करते हो ना, अभी गूगल फोन खोलो और उसमें जीपीएस निकालो, क्या है वो, यही तो है। कैसे किसी रीजन के बारे में पता लगाओगे, ऐसे ही तो पता लगा सकते हो, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंस है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स इस अर्थ के ऊपर रहना चाहते हैं तो क्या हम लोग बिना फिजिकल एनवायरनमेंट के रह पाएंगे? अगर ये लैंड नहीं होगा तो क्या हम रह पाएंगे? पानी नहीं होगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? सबका सवाल क्या है, नो, ठीक है। समझिए कैसे। दिस फिजिकल ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट फोकसेस ऑन द अर्थ, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। आपने एक छोटा सा डायग्राम पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। आपने ऐसे एक डायग्राम पढ़ा होगा, क्या है ये डायग्राम, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, लैंड, ठीक है। फिर क्या है आपके पास, फिर क्या है आपके पास, वी हैव एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है आपका, एयर, ठीक है। देन आपके पास क्या है तीसरा, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। और देखो जहां पर ये तीन अवेलेबल होंगे, क्या बोल रहे हैं, जहां पर ये तीनों चीजें अवेलेबल होंगी, 1, 2 एंड 3, वहीं पर क्या बनेगा, वहीं बनेगा बायोस्फीयर, यानी कि जहां पर लोग रह सकें, जहां पर लाइफ पॉसिबल है। बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो जहां लाइफ पॉसिबल है वहां ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं,
ठीक है। अब इसी के अंदर अलग अलग हम लोग जो है फीचर्स के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 वी हैव सॉइल फॉर्मेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट। खुद ही बताइए, अगर सॉइल नहीं होगी, सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। सो सॉइल डेवलप्स थ्रू इन्फ्लुएंस बाय द पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। आपने सुना होगा हमारे इंडिया में जो ब्लैक सॉइल मिलती है वो कैसे बनती है? वो लावा रॉक से बनती है ना। तो उसका फॉर्मेशन क्या, उसका प्रोसेस क्या है? वेदरिंग हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ, क्या? देन टाइम के साथ सॉइल कैसे मैच्योर हो रही है, उसके अंदर हमें उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ ऐड करने की जरूरत है, लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कोई केमिकल। सॉइल आर वाइटल फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चर। आपको पता है अगर हमें खाना पकाना है तो भाई खाना उगाना पड़ेगा और उसके लिए मिट्टी की बहुत आवश्यकता है। फॉरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, मिनरल्स में बहुत इंपॉर्टेंट, पेस्चर्स मतलब जहां पर आप ग्रेजिंग कराते हो अपने टल्स को, वहां पर, एंड वाटर सोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव क्लाइमेट एंड इट्स इंपैक्ट। क्या होगा क्लाइमेट? किसी जगह पर अगर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है, ज्यादा गर्मी है, तो कैसे उसको ठीक कर पाएंगे? क्या उसके इंपैक्ट हो सकते हैं? क्लाइमेट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ इन्फ्लुएंसिंग हाउसेस, क्लोथिंग, फूड हैबिटेट, वेजिटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न एंड इंडस्ट्रीज। कैसे? अब ठंड होगी तो क्या करते हो? जल्दी से स्वेटर, जैकेट कुछ ऐसा पहन लेते हो। गर्मी होते ही हम लोग आ जाते हैं एकदम अपने कैजुअल कपड़ों पे, एकदम कट स्लीव्स, एकदम ऐसे मन करता है कि यार बहुत गर्मी है, ऐसे है ना। गर्मी लगी, एसी ऑन कर लिया, राइट। सो दिस टेक्नोलॉजी लाइक एयर कंडीशनर मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट्स फॉर कंफर्ट, है ना, कि हमारे कंफर्ट के लिए हमने चेंज किया यार, एयर कंडीशनर लगाया और बस हवा में बैठे हैं मस्त, ठीक है। देन इन इंडिया मॉनसून ड्राइव एग्रीकल्चर साइकिल्स एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर फॉर फार्मिंग एंड डोमेस्टिक यूज। आपको पता है अभी जो टाइम चल रहा है, अभी कुछ ही दिनों में मॉनसून जो है वो आने वाला है। अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है प्री मॉनसून। ये जो बारिश आप देख रहे होगे दिस इज प्री मॉनसून बारिश, जो कि आपकी बहुत सारी फसल्स को पकाने में बहुत मदद करती है ना। सो नेक्स्ट वी हैव ओशंस एंड सॉइल रिसोर्सेज। ओशंस कैसे हेल्प करते होंगे यार, खुद ही सोचिए। ओशन क्या है? एक तो सॉल्टी वाटर है। सो ओशंस आर रिच इन रिसोर्सेज। रिसोर्स बहुत ज्यादा है, वो अलग बात है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सके। सो फिश है, सी फूड है, मिनरल्स है, सपोर्टिंग वेरी वेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड करना है, अगर हमें इंडिया से कोई सामान यूरोप पहुंचाना है, यूरोप से कोई सामान इंडिया पहुंचाना है, तो भाई ओशंस की मदद लेंगे ना यार। सस्ता भी पड़ता है, एनवायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। सॉइल क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल है, इम्पैक्ट एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। क्या सिग्निफिकेंस है फिजिकल ज्योग्राफी का? आप समझ गए कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिकल ज्योग्राफी नहीं होगी तो हमारे ह्यूमन बींग्स की लाइफ का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हर चीज हम लोग कहाँ कर रहे हैं? उस फिजिकल एनवायरमेंट पर कर रहे हैं जो हमने देखा और जो हमने अभी अभी पढ़ा। So this add evaluating and managing natural resources, this understanding the link between physical environment and human crucial for sustainable development। ये ना हो कि हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर चेंजेस करते जाएं, पेड़ काटते जाएं और जो है अलग अलग स्पीशीज को खत्म करते जाएं, उनको एंडेंजर्ड कर दें। ये नहीं होना चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सेलरेट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। क्या बोल रहे हैं कि आज का जो समय है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है और उसकी वजह से हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं और इस मॉडर्न टेक्निक से हम लोग क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, मतलब लिमिट से बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लीडिंग टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है एंड एम्फसाइजिंग द नीड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट, है ना। तो क्या हमें नेचर के लॉ को समझ के क्या करना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, ना कि मॉडर्न होने के लिए या चीजों को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए, डेवलपमेंट शो करने के लिए जो है हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जरूर मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइएगा चैप्टर कैसा लगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।